ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में सवाल पूछना क्या गुनाह है, ये कहना पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह का है, जिनके ऊपर यूपी सरकार ने एफआईआर दर्ज कराई है। यूपी शासन में प्रमुख सचिव रहे सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट करके नौकरशाही के सबसे बड़े अफसर से पूछा था कि सीएम योगी की टीम 11 की मीटिंग के बाद क्या मुख्य सचिव ने ज्यादा कोरोना टेस्ट कराने वाले डीएम को हड़काया कि क्यों इतनी तेजी से पकड़ रहे हो, क्या इनाम पाना है। उत्तर प्रदेश में सरकार के चहेते आईएएस अफसरों के मामले तो आपने सुने होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी आईएएस रहे हैं जिनको बागी होने की उपाधि भी मिली हुई है। ऐसे ही एक फॉर्मर आईएएस हैं सूर्य प्रताप सिंह। इनके अनुभव का तकाजा तकरीबन 34 साल का है और 25 साल इन्होंने सेवा की और 9 साल विदेश में रहे। फिलहाल योगी सरकार की नज़रें यूपी के पूर्व सीनियर आईएएस सूर्य प्रताप सिंह पर टेढ़ी हो चुकी हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ट्विटर पर सवाल पूछना सरकार को गवारा नहीं है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान सूर्य प्रताप सिंह का एक ट्वीट विवादों में आ गया है, क्योंकि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से सीधे पूछा है कि कोरोना टेस्टिंग को लेकर के क्या डीएम को हड़काया गया है। सरकार को ये नागवार गुजरा और एक दिन पहले ही यूपी सरकार ने एफआईआर भी दर्ज करवाई है। फिलहाल सूर्य प्रताप सिंह खुद हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है। आखिर योगी सरकार की नजरें आप पर टेढ़ी क्यों हुई? मैं ये नहीं समझता कि नजरें टेढ़ी हुई या मैंने उनकी आलोचना किया या मैंने कोई अपमान किया किसी का। मैंने तो एक सामान्य व्यक्ति, चूंकि मैं सरकार में तो हूँ नहीं, एक सामान्य व्यक्ति नागरिक होने के नाते एक प्रश्न मैंने, एक्स ब्यूरोक्रेट होने के नाते एक प्रश्न मैंने वर्तमान ब्यूरोक्रेट के शीर्षस्थ जो अधिकारी हैं चीफ सेक्रेटरी महोदय से पूछा कि भाई ये बताएं कि क्या आपने जिलाधिकारियों को हतोत्साहित किया है कि वो सैंपल्स कम भेजें। मैं जानता हूं कि सरकार के पास सीमित साधन है, सीमित उनके पास क्षमता है टेस्ट कराने की, और जिलों से 75 जिलों से लाखों की संख्या में टेस्ट के लिए सैंपल्स आ रहे हैं। नहीं कर पा रही है सरकार, मैं मानता हूं इसको, लेकिन ये सरकार तो और पावरफुल होती है, सारे रिसोर्सेज कमांड पे हैं, क्यों ना टेस्ट का नंबर बढ़ाएं। ये तो मुझे शंका है कि सरकार वास्तव में रिसोर्स ना होने की वजह से टेस्ट नहीं कर रही है या रिसोर्स होने के बावजूद भी आंकड़े छुपाने के उद्देश्य से टेस्ट नहीं कर रही है। ये मैं जानना चाहता था, तो इसीलिए मैंने चीफ सेक्रेटरी को ये प्रश्न किया, और जब उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैंने दूसरा प्रश्न किया उनसे कि आपका मौन, क्या ये इस पे मान लूं मैं कि जो आपने कहा था वो सच है? उसका भी जवाब नहीं दिया और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। अब बताइए, लोकतंत्र में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, संविधान की धारा जो आर्टिकल 21 के अंदर ये व्यवस्था दी गई है, सबको अधिकार है प्रश्न पूछने का, लाइफ एंड लिबर्टी का अधिकार है सबको, जीवन जीने का अधिकार है सबको, तो आप टेस्ट क्यों नहीं करा रहे? मैंने ये भी पूछा, फिर अगले ट्वीट में ये भी पूछा मैंने कि भाई सरकार ये बताए कि जब आप खुद एडमिट कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि 75% महाराष्ट्र से आने वालों में, 50% दिल्ली से आने वालों में, 25% अन्य राज्यों से आने वाले मजदूर संक्रमित हैं, और मजदूर कितने हैं? 25 से 30 लाख जो है आ चुके। तो अगर वो खुद स्वीकार कर रहे हैं तो इनके टेस्ट कराओ ना, इनका इलाज कराओ। आप टेस्ट नहीं करा रहे हो, कोई भी कारण से ही, उसका रिसोर्स क्रंच है, फैसिलिटीज कम है, तो लॉकडाउन में इतना अवधि पीरियड मिला था, आपको कराना चाहिए था। महाराष्ट्र आपसे ज़्यादा टेस्ट करा रहा है, दिल्ली आपसे ज़्यादा टेस्ट करा रहा है, आपने क्यों नहीं रिसोर्स डेवलप किए? क्यों आप लाखों करोड़ रुपए अन्य जगह खर्च करें? टेस्ट कराओ, इलाज कराओ। जीवन बहुमूल्य है। जो गरीब व्यक्ति है उस पास रिसोर्सेज नहीं है, अस्पताल नहीं जा सकता, वो उनका टेस्ट कराओ, उनका जीवन बचाओ। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य यह है कि जन बचाना, जीवन बचाना है, और जनहानि और माल हानि दोनों बचानी है। तो जनहानि जो है वो बचानी है। ये प्रश्न मेरे हैं, मेरा कोई विवाद नहीं है, कोई मुझे निशाने पर रखने का इश्यू नहीं है। मैं तो एक छोटा अदना सामान्य नागरिक हूँ, मैं प्रशासनिक अधिकारी तो हूँ नहीं। अब सरकार चाहे तो मुझे कुचल भी सकती है, सरकार चाहे तो जो मर्जी कर सकती है। साफ तौर पे आपने चीफ सेक्रेटरी से प्रश्न पूछा था। मुख्यमंत्री लखनऊ से लेकर नोएडा तक पैदल कोरोना संक्रमण काल में दौड़ भाग कर रहे हैं। जहां तक कोरोना टेस्टिंग की बात है, संभल, मुरादाबाद, आगरा, तमाम दूर दराज के ज़िलों से भी सैंपल्स लखनऊ के केजीएमयू आ रहे हैं। ऐसे में अपना प्लेन भी अभी हाल में ही मुख्यमंत्री ने भेजा है, मशीनें गोवा से मंगवाई हैं।
क्या लगता है आपको कि क्या नौकरशाही कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के हाकिम को कोरोना के मामले में गुमराह कर रही है? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे टीम 11 है, मैंने सरकार को परामर्श भी दिया था। कोई ये कहे कि मैं खाली आलोचना करता हूँ, परामर्श नहीं देता हूँ। मैंने परामर्श ये दिया था कि जब दिल्ली के अंदर जो स्पेशलिस्ट बनाए हुए हैं, उनकी टीम बनी है, जिसमें एपिडेमोलॉजिस्ट है, जिसमें डॉक्टर है, जिसमें सोशोलॉजिस्ट है, जिसके अंदर स्टैटिक्स वाले व्यक्ति हैं, जो जो टेक्नोक्रेट्स हैं, उनकी टीम भी बनाए मुख्यमंत्री जी। उस टीम से विचार विमर्श करें, उसके बाद जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ बैठाएं उनको, तो हो सकता है उनको अच्छी जानकारी मिलेगी, हो स्पेशलिस्ट जानकारी देंगे। खाली ब्यूरोक्रेट्स मैनेजर हो सकता है, प्रशासनिक अधिकारी हो सकता है, लेकिन तकनीकी रूपी प्रोफेशनली मेडिकली प्रोफेशनल वो व्यक्ति नहीं है। तो मैंने इस परामर्श दिया था कि भाई आप पब्लिक हेल्थ कमीशन बना सकते हो, पब्लिक एडवाइजरी कमेटी बना सकते हो, हेल्थ एडवाइजरी, मेडिकल एडवाइजरी कमेटी बना सकते हो जो परामर्श दे। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार कुछ ब्यूरोक्रेट्स के जैसे उनके जाल में फंस के बंधक बन गए हैं। तो मुख्यमंत्री जी करना चाहते हैं, वेल मीनिंग है, कई बार लगता है कि ये करना चाहते हैं, लेकिन जो रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वही मेरा शंका थी। मेरी कोई आलोचना किसी की नहीं थी, कोई सरकार को चुनौती देने की आवश्यकता नहीं थी मुझे। भाई ये मुझे आश्चर्य हुआ कि ये सरकार जो अभिव्यक्ति की आज़ादी को इतनी तरजीह देती है, जितना उसमें बल देती है उस पर, उसने मेरे खिलाफ FIR दर्ज कर दिया, और मात्र एक सवाल पूछने पे। ये मुझे दुखद लगा, आश्चर्यजनक भी लगा मुझे, और बड़ा दुखद लगा मुझे कि ऐसा क्यों। ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। भाई लोकतंत्र में आलोचना करना, समालोचना करना, प्रश्न पूछना पत्रकारों का भी कर्तव्य है, सामान्य व्यक्ति का भी अधिकार बनता है। तो सरकार को इतना बुरा नहीं मानना चाहिए, उसको अहंकार पे कोई चोट नहीं की है मुझे लगता है कि ये एक बहाना बना है, मुद्दा कुछ और है, अहम मुद्दा। आप जानते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाता हूँ, पूर्व सरकारों के मुद्दे उठाए मैंने। जब पूर्व सरकार में मुद्दे उठाता था तो ये सत्ता पक्ष के जो लोग ही मेरी पीठ थपथपाते थे, आप जानते थे उसको, मुझे तारीफ करते थे। आज मैं जब ये सरकार में है, इनसे प्रश्न कर रहा हूँ तो हाय तौबा, क्यों इनके अहंकार पर चोट लग रही है। तो मुझे लगता है कि मुद्दा असल है कि जो 69,000 टीचर्स की जो भर्ती है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, ये प्रामे फैसा दिखाई दे रहा है, दलाल हैं उसमें, गिरफ्तार हुए लोग। तो मैंने कहा कि भाई अगर मान लीजिए कह रहे हैं 5 से 7 लाख रुपए रिश्वत ली गई है, इसका मतलब ये होगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो 4,000 करोड़ से ऊपर का घोटाला हो गया ये। और मैं जानता हूँ, शिक्षा विभाग में प्रमुख सचिव रहा हूँ 3 महीने, नकल माफिया का भी घोटाला 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ का था, आप जानते हैं इस बात को। तो शिक्षा माफिया वास्तव में एक बहुत बड़ा माफिया है, जो प्रदेश को की शिक्षा व्यवस्था को हड़प लिया, जिसने एक हाईजैक कर लिया उसने व्यवस्था को। तो मुझे लगता है कि ये जो नकल माफिया है अब दूसरे फॉर्म में भर्ती माफिया में कन्वर्ट हो गया है। तो मैं सरकार को, उसको मैंने चेताया था। मुझे लगता है सरकार उससे चिढ़ गई कि भाई हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है अगेंस्ट करप्शन, और ये कौन है जो चुनौती दे रहा है हमारी इसको, ये कौन होता है। आपने अपने ट्वीट में ये साफ तौर पे कहा है कि चीफ सेक्रेटरी ने उन डीएम्स को हड़काया जिन्होंने कम कोरोना जांच को बढ़ाने के लिए कदम उठाए थे। तो क्या ये पक्की जानकारी है आपके पास कि टीम 11 की बैठक के बाद चीफ सेक्रेटरी ने वास्तव में जिलाधिकारियों को हड़काया है? भाई जब मैं मुख्य सचिव से एज ए एक्स ब्यूरोक्रेट पूछ रहा हूँ तो किसी सूचना के आधार पर पूछ रहा हूँ मैं प्रश्न। मैंने उसको ये नहीं कहा कि ये पुष्ट है, मैं उनसे पुष्टि करा रहा हूँ, चाहे मेरी खबर अपुष्ट है। एक प्रश्न मैंने पूछा है, मेरा हक है कि भाई ये सूचना मुझे प्राप्त हुई है, क्या ये सच है? अगर ये सच है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। वो सिंपल बोल देते असत्य है, मुझे फोन ही कर देते। भाई मैं तो उनसे वरिष्ठ रहा हूँ ना, तो मुख्य सचिव हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, किसी बाबू से ही फोन करा देते, सर ये आपकी सूचना गलत है, तो मैं उसको ट्वीट कर देता, मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि ये पुष्टि नहीं होती है इसकी, मैं मना कर देता। लेकिन मेरे पास कॉर्पोरेटिव एविडेंस है। कॉर्पोरेटिव एविडेंस क्या है कि 9 तारीख को आपने कहा और 10 तारीख को जियो जारी हुआ। आपके पास कॉपी होगी, नहीं तो मैं भेज दूंगा। जियो से साफ लगता है, लिखा है बिना सरकार की अनुमति के टेस्ट नहीं कराए जाएंगे। इसका मतलब डीएम्स को तो अच्छा मैसेज मिल गया ना, कुछ ना करो, टेस्ट मत कराओ, ये सरकार ने लिखित में भेजा है। तो अब इससे क्या सिद्ध होता है, क्या सिद्ध करना चाहते हैं? भाई या 2 कारण हो सकते हैं, या तो रिसोर्सेज नहीं है, टेस्ट इतने करा नहीं सकते, आप नहीं करा सकते तो सरकार क्या कर रही है, सवाल तो पूछेंगे उसमें। क्यों नहीं टेस्ट करा रहे, क्यों दिल्ली और महाराष्ट्र के बराबर टेस्ट नहीं करा रहे? आपकी जनसंख्या तो पूरे देश की 1/5 पॉपुलेशन यहाँ है, 21 करोड़, और पूरे देश के अंदर कितने संक्रमण हैं? 2,86,000। तो उत्तर प्रदेश में 11,000, 3.9% टोटल संक्रमण का। ऐसा कैसे हो गया? या तो है वैक्सीन डेवलप हुई,
यहाँ कोई इलाज का प्रोटोकॉल हुआ या कोई काढ़ा डेवलप कर दिया जिससे लोगों को यहाँ हो ही नहीं रहा इन्फेक्शन, या डंडा मार के वायरस को भगा दिया? गुस्सा आना चाहिए ना सामने, तो कोई उत्तर सरकार दे। हम सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, आप भी पूछते हैं सवाल। सवाल पूछने में कौन सा ऐसा अपराध है कि संगीन धारा मेरे ऊपर लगा दी? 6 धाराएं, जैसे कि मैंने अपराध कर दिया हो। और 2 धाराएं तो ऐसी लगाई हैं जो सर्विंग ऑफिसर्स पे लगेंगी, रिटायर्ड पे लगेंगी नहीं वो। तो ये कौन सी विवेकशीलता है कि आप अंधाधुंध धाराएं ठोक रहे हैं हमारे ऊपर? मैंने कोई हत्या नहीं किया, अपहरण नहीं किया कोई, कि आप मेरे पीछे पड़ के मुझे प्रताड़ित करोगे? जब आप सेवा में थे तो आपका तकरीबन 54 बार ट्रांसफ़र भी किया गया। 25 साल की सेवा थी, 9 साल विदेश में रहे, तकरीबन 34 साल के आसपास आपकी सरकारी सेवा रही है। इससे पहले भी भ्रष्टाचार के मामले आपने उठाए हैं। इससे पहले एक ट्वीट और चर्चा में आया था योगी सरकार के खिलाफ, जब आपने ये आरोप लगाया था कि जो मंत्रियों के प्राइवेट पीआरओ हैं वो 7% कमीशन लेकर के ठेके भी बांट रहे हैं। तो भ्रष्टाचार के जो ट्वीट्स हैं आप पहले भी करते रहे हैं, अब नया क्या? देखिए, एक मंत्री के पीआरओ को डिसमिस किया गया, आपको प्रकरण है, खूब अखबारों में छपा था, सब में छपा था, उसको हटाया गया। इस सरकार ने कई मंत्रियों को हटाया है, चाहे वो बेसिक शिक्षा के मंत्री हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग के मंत्री, उनको रिप्लेस चेंज किया गया। उनको क्यों किया गया चेंज? काम अच्छा नहीं कर रहे थे, ये कारण हो सकता, या वो भ्रष्टाचार में थे। चाहे सीएमओ के ट्रांसफर का इशू है, चाहे पंजीरी का इशू है। इस सरकार ने एक वादा किया था कि जैसे ही हम आएंगे, पॉन्टी चड्डा एंड कंपनी शराब माफिया को बाहर कर देंगे प्रदेश से। शराब माफिया तो बाहर हुआ नहीं, वो तो यही है। वो खनन का काम भी देखता है, वो पंजीरी का काम भी देखता है। खनन माफिया को बाहर कर देंगे। आप मुझे बताइए, जितने पुराने ठेकेदार थे, खनन का काम करते थे, उनके पास बारदाना है, मशीन है, सब उनके पास है, वो आज भी काम कर रहे हैं। ठेका किसी के नाम से सही, काम वही कर रहे हैं। लीकर का ठेका किसी के पास सही, काम तो पॉन्टी चड्डा की कंपनी कर रही है। तो प्रदेश ने जो वादा किया था, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, माफिया को बाहर कर देंगे, भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, तो मुझे कई बार आभास होता है कि कथनी करनी में अंतर है कहीं पे। इसलिए मैं थोड़ा उद्वेलित हो जाता हूँ और अपनी बात को कहता हूँ। और जब मैं पूर्व सरकार में मुद्दे उठाता था, तब तो आप खुश होते थे, तब तो पीठ थपथपाते थे। आज मैं अगर आपसे सवाल पूछ रहा हूं, तो या तो आप ये कहिए, 2 कारण हो सकते हैं। या तो मैंने आपसे कुछ मांगा, आपने दिया नहीं मुझे, तो आप मुझे बताइए मैं कब से मांगने गया आपसे, किससे मांगने गया, किससे मिला मैं। दूसरा कारण ये हो सकता है कि वास्तव में मैं जेन्युइन पब्लिक ग्रीवेंसेस को जैसे उठाता रहा हूं, वो मेरी नियति है, मैं उठाता हूं उस चीज को। या तो ये मानो, सरकार को कुछ तो मानना पड़ेगा ना। तो सरकार छोटे छोटे प्रश्न हैं, उनका जवाब दे दे। 2-3 प्रश्न तो उठाता हूं मैं मोस्टली, कि भाई आप भ्रष्टाचार के मुद्दा है, 69,000 टीचर्स की भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है, मुद्दा गर्म है, चल रहा है आजकल। सरकार जो सफाई दे रही है वो विश्वसनीय नहीं है, लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो साफ सुथरा होकर निकल के आइए ना। आप एसआईटी इंक्वायरी करा रहे हो, आप पूर्व की एसआईटी इतनी इंक्वायरी हुई है, उनमें जांचों का क्या हुआ है? लोक सेवा आयोग में भर्ती की आपने, सीबीआई इंक्वायरी कराई, गोमती बंदे की सीबीआई इंक्वायरी कराई, क्या असर हुआ है? 2-2.5 साल सरकार के गुजर गए, एक कदम नहीं बढ़ी है सरकार। तो ये क्या टालू मिक्सचर नहीं है क्या? और फिर आप उन्हीं लोगों को भर्ती रखना चाहते हैं जो आपने ऑलरेडी चयन किया है। क्यों? जब सिद्ध हो रहा है कि दलाली ली गई है, जब सिद्ध हो रहा है कि जो टॉपर है उसको ज्ञान नहीं है समुचित, तो क्यों उनको भर्ती में रखना चाहते हैं आप? ये भी आरोप लगते रहे हैं, सरकार से जुड़े लोगों का कहना है कि आईएएस रहे सूर्य प्रताप सिंह जो ट्वीट करते हैं या सरकार पर अपनी भड़ास निकालते हैं, उनको किसी प्रकार के पद की लालसा है। योगी सरकार उनकी मांग नहीं पूरी कर रही है, जिसकी वजह से वो सरकार पर लगातार हमलावर हैं। भाई, योगी सरकार को मुझे पद देने में क्या दिक्कत हो सकती थी? अगर मैं मांगता तो पद तो दे देता ना मुझे। वो औरों को दे रहे, तमाम ऐसे चुटवैयों को दे दिए, मुझे नहीं देते क्या? मुझे तो हाथ जोड़ के खड़ा होना है खाली उनके सामने कि सर पद दे दीजिए। मिल नहीं जाएगा मुझे पद, आप ये सोचते नहीं मिलेगा पद मुझे। लेकिन मैंने तो कहा कि मैं तो मुश्किल से निकला हूं उस चंगुल से, ब्यूरोक्रेसी के। फिर मैं 5 साल के लिए कुर्सी पे बैठ जाऊं तो मैं लोगों की आवाज उठाता हूं, जो मेरा शौक है, तो मैं तो फिर ताला लग गया मुंह पे मेरे, मैं तो गुलाम हो जाऊंगा सरकार का। ये मेरी अपनी प्राथमिकता है। कहने को जो भी कुछ कहें, भाई उनको हक है वो कुछ भी कहें, लेकिन बता देना मैंने कौन सा पद मांग लिया उनसे। खैर, आरोप ये भी लगते हैं कि आप विपक्ष पर कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जब पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2015 में, आपने
एक मुद्दा उठाया था कि जो सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव थे, उनका जन्मदिन शाही तरीके से मनाया जा रहा था और अगर लोहिया जी होते तो शायद इतना शाही अंदाज में ना मनता। तो पिछली सरकार पर भी क्या आप इसी प्रकार से हमलावर रहते थे? भाई आप देखो तो पिछली सरकार के तो 2015 के बाद के 14 से पिछली सरकार के खिलाफ तो आंदोलन चला ही चला है। और किसके खिलाफ आंदोलन चला है? पिछली सरकार के खिलाफ भी तो आंदोलन चला। लेकिन मुझे अब मैं अगर ईमानदारी से कोई चीज मेंशन करता हूं तो आप कहेंगे पॉलिटिकल कर रहे हैं। भाई मैंने ये कहा कि पिछली सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, लेकिन अखिलेश यादव ने कोई व्यक्तिगत इशू नहीं बनाया, उसमें मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराई, मेरी सिक्योरिटी नहीं हटाई, मुझे सिक्योरिटी दिया। तो ईमानदारी से कह रहा हूं, उसमें कोई तारीफ थोड़ी कर रहा हूं मैं। इस सरकार में तो 2 बार मेरे घर पर अटैक हुए, इस सरकार में मैंने सिक्योरिटी हटा लिया। इस सरकार में मैं ट्वीट करता हूं तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है, मुझे जेल भिजवाना चाहते हैं। तो मैं जिस सरकार जो मेरी पीठ थपथपाती थी, जो पार्टी, वो ही आज मेरे पीछे पड़ी है। और पुरानी सरकार के मुद्दे तो मैं हमेशा उठाता रहा हूं। कौन सी सरकार है जो इनको मुद्दे नहीं उठाए? मैंने मुद्दे। वो कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कोई विपक्ष समर्थन कर रहा है या मेरा कोई समर्थन मुझे चाहिए। अगर कोई कर रहा है तो मैं उसके हाथ थोड़ी रोक लूंगा, मैं मत करो मेरा। कोरोना टेस्टिंग को लेकर के सर जहाँ तक बात है, तो एक तरफ तो सरकारी टेस्टिंग हो रही है जो मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और तमाम अन्य जगहों पे हो रही है। प्राइवेट टेस्टिंग, आईसीएमआर ने जिन लैब्स को उत्तर प्रदेश में प्राइवेट टेस्टिंग की अनुमति दी है, वहाँ पर लगातार गड़बड़ियाँ भी सामने आ रही हैं। नोएडा में सामने आई कि नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव बता दिया, सरकारी जांच हुई तो पता चला कि साहब नेगेटिव थे। मेरठ में हुई, मेरठ के डीएम ने शासन को पत्र भी लिखा। तमाम जिलों में इस तरह अलग अलग पैथोलॉजीज़ की रिपोर्ट्स आई कि गड़बड़ जांच हुई और हज़ारों जांचें कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क के दायरे में आईं, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या ये लगता है कि निजी जो पैथोलॉजी लैब्स हैं वो भी कोरोना जांच में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रही? देखिए, प्राइवेट पैथोलॉजी लैब्स का नाम प्राइवेट है। जब आपने उनको ये कंडीशन लगाई हुई कि बिना डॉक्टर की अनुमति के आप टेस्ट नहीं करेंगे, तो आपने कंडीशन लगा दिया ना। मैं आप अगर जाएं प्राइवेट लैब में कि भाई मुझे लगता है मुझे कोरोना है, आप मेरा टेस्ट कर दिए, नहीं करेगा वो। करे अनुमति लाइए। तो फिर प्राइवेट का मतलब क्या हुआ? भाई मेरा हक है, लाइफ एंड लिबर्टी मेरा हक है, मैं बेस्ट ट्रीटमेंट चाहता हूँ, मुझे जीवन जीने का हक है, मैं जीना चाहता हूँ, मैं कोरोना से इन्फेक्ट हूँ, मेरा टेस्ट करिए। मैं पैसा दे रहा हूँ 450 रुपये, 4,500 रुपये, नहीं होगा टेस्ट आपका। ये स्थिति है। तो मैं कैसे मानूं कि वास्तव में एक सदनीयति है सरकार की कि वो व्यापक स्तर पर टेस्ट कराना चाहती है। आप तुलना चाहे पाकिस्तान से करो, अमेरिका से करो, मिसनोमर है वो सब, फाल्स है वो। आप अपनी बात करिए। मुझे लगता है कि इस प्रदेश में आज भी सक्रिय रूप से संक्रमित जो लोग हैं वो 15 से 20 लाख लोग हैं जो हैं। आप दिखा रहे हो 11,000। कारण टेस्ट नहीं हो रहा है। टेस्ट हो जाए व्यापक, 1 लाख टेस्ट पर डे का करा दीजिए, आप रिकॉर्ड बीट कर दोगे। ये मेरा अपना परसेप्शन है। आई मे बी रॉन्ग, आई हैव अ राइट टू कीप माई परसेप्शन। तो मुझे लगता है सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सरकार को इस वक्त ये ध्यान, देखिए अभी केजीएम में खबर आई थी पर्याप्त किट उपलब्ध नहीं है वहां पे। केजीएम में तो नाके नीचे है आपके। तो आप ना तो किट उपलब्ध करा पा रहे हैं, ना वर्कर्स का ध्यान कर पा रहे हैं, ना जनता का ध्यान कर पा रहे हैं। केवल 5,000 रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपये लेबर्स के खाते में भेज देना उनकी समस्या का निराकरण थोड़ा ही है। जैसा कि आप एक सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं और सेवा के बाद तमाम आईएएस अफसर हों, आईपीएस अफसर हों, राजनीति में उतरते हैं, उतर करके चुनाव लड़ते हैं और तमाम तरीके से सुविधाओं का उपभोग भी करते हैं। तो क्या आप का इरादा आने वाले समय में पॉलिटिक्स में जाने का भी है? भाई मुझे लगता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो हार जाऊंगा। जनता चुनाव व्यक्ति पे नहीं लड़ाती है, उसके विचारों पे नहीं लड़ाती है। चुनाव लड़ता है और मुद्दों पे लड़ता है। पैसे पे लड़े जाएगा चुनाव जो है भगवान के नाम पे लड़ा जाएगा। चुनाव को ये लहर पैदा करके लड़ा जाएगा। चुनाव दिव्य स्वप्न दिखा के बड़ी बड़ी बातें करके लड़ा जाता है। और आजकल इतना महंगा चुनाव है, बताओ मेरा जैसे व्यक्ति चुनाव लड़के जीत कैसे पाएगा? लेकिन जो शिक्षित वर्ग है, अच्छे लोगों का भी चुनाव में आना ज़रूरी है, क्योंकि राजनीति को कहीं ना कहीं स्वच्छ भी होना चाहिए। और तमाम ऐसे नेता पॉलिटिक्स में आए हैं जिनका एक मकसद सिर्फ गरीबों के साथ मजाक करना और उनकी कमाई को हड़पना और सरकारी धन को किसी न किसी प्रकार से भ्रष्टाचार के जरिए हड़पना ही होता है। तो ऐसे में क्या अच्छे लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं और उनकी छवि अपने कार्यकाल में बेहतर रही है, उनको क्या पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए? नहीं, आना तो सही है, अपने हाथ में नहीं है ना वो। आप मेन स्ट्रीम पार्टी से कैसे लड़ोगे आप?
हजारों हजारों करोड़ की पार्टियां हैं। जब तक चुनाव में पैसे का प्रादुर्भाव है, कैसे लड़ेगा कोई व्यक्ति? मेरी तो हिम्मत टूट जाती है कई बार। मैं अपनी बात को इसलिए कहता हूं प्रभावी ढंग से कि कम आवाज तो जनता की बना रहा हूं, ना बने ना कोई चीज। देखो, अब 34 साल की नौकरी के बाद पद तो नहीं चाहिए भाई। जो बेस्ट ऑफ पद थे वो देख लिया, सारी दुनिया देख लिया, MBA PhD अमेरिका से कर लिया, सब कुछ देख लिया मैंने। अब क्या पद पाऊंगा मैं, बताइए? मंत्री का पद भी छोटा है उसके सामने, विधायक, और इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब अब तो हमें समाज को वापस करना है, जिसको कहते हैं अमेरिकन कि भाई एक एज के बाद यू शुड थिंक ऑफ गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। तो समाज को वापस देना है, वो उद्देश्य है हमारा। कभी किसी तरह से वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसमें समाज को वापस एक दृष्टांत प्रस्तुत कर सके। मेरी तो इच्छा होती है कि भाई कैसे दृष्टांत प्रस्तुत करें, लेकिन ये पॉलिटिकल जो साम्राज्य है, जो व्यवस्था बनी है, जो सिस्टम बना है, उसमें कैसे फिट इन करेंगे। भाई आप जानते हैं सेशन का OSD रहा हूं मैं, मेरे प्रशासनिक गुरु रहे सेशन साहब, मुझे रस्टिक फेलो कहा करते थे। रस्टिक फेलो, व्हाट आर यू डूइंग? ही यूज्ड टू लव मी। तो वो मुझे ये सिखाता। वो उनकी जमानत जब्त हो गई थी, चुनाव लड़े थे वो। अब अरे उसमें क्या खोट था? सेशन में दबंग था, ईमानदार था, इलेक्शन रिफॉर्म्स किए उसने, और जमानत जब्त करा दिया लोगों ने। तो वोट आदमी मेरिट पे थोड़ी दे रहा है। वोट ऐसे जो लच्छेदार जो एजेंडा है उस पर वोट देता है व्यक्ति। उसको बहकाएंगे कि दलितों को स्कॉलरशिप देंगे, 2-2 हज़ार रुपये आपके खाते में जाएगा, आपको फ्री गैस दे देंगे, आपको ये दे देंगे, बांट देंगे, फ्री बीज जिसको कहते हैं वो बांट देंगे आप। तो उस पर चुनाव लड़ा जाता। तो सूर्य प्रताप सिंह तो उसमें फिट नहीं होता ना कहीं भी। मेरा आखिरी सवाल है सर, फिलहाल सरकार ने FIR दर्ज कराई है, क्या अभी भी आपकी बेबाकी जारी रहेगी, या सरकार की FIR से डर करके अब कुछ दिन तक हम लोगों को बेबाकी और भ्रष्टाचार के सवाल देखने को नहीं मिलेंगे? भाई आप मुझे बताइए कि पिछले जब से मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया है तब से मैं मुद्दे उठा रहा हूँ। सरकारों ने डराने की कोशिश भी की, FIR भी दर्ज हुई, पहली बार तो नहीं हुई है दर्ज, अटैक भी मेरे घर पे हुआ, उसके बाद नहीं उठा रहा हूँ मैं। वही जब आपकी एक नियत बन जाती है ना, जो आपकी जो इनग्रेन्ड एक हैबिट बन जाती है मुद्दों को उठाने की, या जब कोई चुभता है उसकी बात कहने की, वो कैसे रुकेगी? अब आप इसको कह सकते हो सामान्य भाषा में, कुत्ते की पूंछ नाली में टेढ़ी है तो टेढ़ी रहेगी, वो कितना सीधी करने की कोशिश करिए। तो ये मान के चलिए हमारी पूंछ टेढ़ी है, इसको सरकार FIR से सीधी नहीं कर सकती, इसको दमन से सीधी नहीं कर सकती। सरकार धक्के मार सकती है, हमें सड़क पे खसेड़ सकती है हमें, लेकिन अपनी बात तो हम कहेंगे। हम अपनी पॉलिसी पे अडिग हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में आज भी जो हिडन एजेंडा है वो है नो टेस्ट नो कोरोना। हिडन एजेंडा है। आज भी प्रदेश संक्रमण से ग्रसित है, वायरस एग्जिस्ट करता है, डंडे से नहीं भागा है, कोई जादू टोना नहीं हुआ है, कोई वैक्सीन नहीं आई है, संक्रमण है। 15 से 20 लाख, आज भी मेरा कथन है, 15 से 20 लाख सक्रिय लोग आज संक्रमित हैं, गरीब संक्रमित है, आवाज नहीं उठा सकता वो। तो मैं अपनी आवाज उनके लिए बना रहूंगा। मुझे उम्मीद है, आगे को तो भगवान मालिक है, जीवन रहेगा तो प्राण रहेगा, तो ये प्रण रहेगा, अन्यथा तो नहीं। तो आपने देखा कि FIR दर्ज होने के बाद भी पूर्व IAS सूर्य प्रताप सिंह का साफ तौर पे कहना है कि मैं गरीबों की आवाज़ पहले भी था और आगे भी बना रहूँगा। सरकार जो चाहे करा ले, बेबाकी चलती रहेगी, सोशल मीडिया पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। कैमरामैन PC चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। ठीक है। KGMU के 2 बड़े डॉक्टरों को हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोपों में बर्खास्त किया गया है, लेकिन यही आरोप जब KGMU के मुखिया VC प्रोफेसर MLB भट्ट पर लगते हैं तो जांच ही दफन करा दी जाती है। शासन ने KGMU VC के खिलाफ जांच में ढिलाई पर सख्त रुख अपनाया है। KGMU में VC के पद पर जो भी आया उसने सिर्फ भ्रष्टाचार के जरिए ही सुर्खियां बटोरी हैं। मौजूदा VC प्रोफेसर MLB भट्ट के ऊपर भी संगीन आरोप हैं। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे ने लखनऊ के कमिश्नर मुकेश मेश्राम को
भट्ट के खिलाफ एक पत्र भेजा है जिसमें फैक्ट फाइंडिंग समिति की जांच रिपोर्ट मांगी गई है। इससे पहले प्रमुख सचिव ने 4 फरवरी को पत्र भेजकर केजीएमयू वीसी के खिलाफ भ्रष्टाचार और प्रमोशन में किए फर्जीवाड़े की जांच रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर मांगी थी, लेकिन कमिश्नर लखनऊ ने आज तक शासन को वीसी की जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी है। 27 फरवरी को एमएलसी राजेश यादव और हीरालाल यादव ने सदन में भी मामला उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा है, जिसके बाद अब शासन के बड़े अफसर नींद से जागे हैं। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे ने कमिश्नर लखनऊ से 1 हफ्ते में केजीएमयू वीसी एमएलबी भट्ट की पूरी आख्या देने को कहा है। शासन के पत्र से पहले राजभवन से भी एक पत्र प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे के नाम आया था, जिसमें मौजूदा वीसी एमएलबी भट्ट के खिलाफ आई शिकायतों पर जांच करने की बात कही गई थी, लेकिन शासन ने इस पत्र को फाइलों में ही दफन कर दिया। अब जब सदन में मामला उठा तब प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को केजीएमयू वीसी एमएलबी भट्ट की जांच की याद सताने लगी। सिर्फ मौजूदा वीसी भट्ट ही नहीं बल्कि पूर्व वीसी रविकांत की जांच भी आज तक अधूरी है, जबकि पूर्व वीसी के ऊपर करीब 100 करोड़ के घोटाले का आरोप है। इसके बावजूद वीसी को ऋषिकेश एम्स का निदेशक बनाया गया है। हाल ही में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना के फर्जी प्रशस्ति पत्र पर हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर भी हुई थी। इस पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि रविकांत के खिलाफ कोई जांच लंबित नहीं है। केजीएमयू में बीते 1 दशक के दौरान जिसने भी वीसी की कुर्सी संभाली, उसने विश्व स्तरीय चिकित्सा संस्थान को भ्रष्टाचार की कलंकथा बना डाला, जिससे यहाँ के डॉक्टर्स भी बेहद आक्रोशित हैं। लेकिन कार्रवाई सिर्फ छोटे डॉक्टरों पर होती रही और बड़े भ्रष्टाचारियों में शुमार वीसी और रजिस्ट्रार हमेशा बच निकलते रहे। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। बलरामपुर में नगर पालिका का एक अमानवीय चेहरा देखने को मिला, जहां सड़क किनारे पड़े एक अधेड़ के शव को कोरोना संक्रमण के डर से बलरामपुर नगर पालिका का डंपर उठाकर ले गया। मामला बलरामपुर जिले के उतरौला कोतवाली क्षेत्र का है। इस मामले का वीडियो वायरल होने के बाद जिलाधिकारी बलरामपुर और पुलिस अधीक्षक बलरामपुर द्वारा इसकी संयुक्त जांच एसडीएम उतरौला और सीओ उतरौला को दी है। देश कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहा है और तमाम कोशिशों के बावजूद भी यह संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच कई जगहों से तमाम तस्वीरें सामने आ रही है, जहां यूपी के बलरामपुर जिले से एक वीडियो वायरल हुआ है जो इंसानियत को शर्मसार कर रहा है। इस वीडियो में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के शव को नगर पालिका के डंपर में लाद दिया गया है। बलरामपुर जिले के उतरौला के स्थानीय तहसील गेट पर मिले शव को मानवता का मखौल उड़ाते हुए कूड़ा गाड़ी पर लाद कर कोतवाली ले जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस घटना के संबंध में वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए एसपी ने एक उपनिरीक्षक तथा 2 सिपाहियों को निलंबित भी कर दिया है। नगर पालिका प्रशासन ने अपने 4 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। मामले की जाँच एसडीएम तथा सीओ उतरौला को सौंपी गई है। दरअसल बुधवार को उतरौला तहसील गेट पर एक व्यक्ति की लाश मिली थी। मृतक की पहचान अनवर अली निवासी ग्राम सहजौरा थाना सादुल्ला नगर के रूप में हुई थी। लाश पड़ी होने की सूचना पर उतरौला कोतवाली के उप निरीक्षक आर.के. रमन तथा सिपाही शुभम पटेल और शैलेंद्र शर्मा मौके पर पहुंचे। इन लोगों ने शव के प्रति अमानवीयता दिखाते हुए उसे कोतवाली ले जाने के लिए उतरौला नगर पालिका परिषद की कूड़ा गाड़ी बुलवा ली। इस शव को कूड़ा गाड़ी में रखते समय किसी ने घटना का पूरा वीडियो बना लिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही एसपी देवरंजन वर्मा ने घटना को गंभीरता से संज्ञान में लिया। एसपी ने कहा कि शव को कूड़ा गाड़ी में रखते समय एक उप निरीक्षक और 2 सिपाही मौके पर वीडियो में दिख रहे हैं। फिलहाल इस अमानवीय घटना की जाँच एसडीएम उतरौला ए.के. गौड़ तथा सीओ मनोज यादव को सौंप दी गई है। वाकई इस वीडियो से बलरामपुर नगर पालिका का अमानवीय चेहरा सामने आया है। फिलहाल इस घटना के क्रम में एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। कैमरा पर्सन सतीश श्रीवास्तव के साथ रागनी पांडे, न्यूज इंडिया, लखनऊ। तो फिलहाल के लिए इतना ही।